देखेंगे तो सुदेश महतो 2000 में वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद उनका लगातार वर्चस्व बना रहा। करीब 20 साल तक वो मंत्री पद में रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही, वो लगातार इस राज्य में सरकार में रहे। काम हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं गलत नीति में उनका सहयोग था और इसी वजह से आज उनको नकार दिए यहाँ का लोग, यहाँ का पब्लिक। आप किसी को 5 साल 10 साल ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ताउम्र आप किसी को नहीं ठग सकते हैं। इन 20 सालों में आप देखिएगा कि झारखंड की जनता थोड़ी समझदार हुई है। वो अच्छी तरह से जान रही, समझ रहे हैं कि किसको हमको वोट देना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे विचारधारा को, हमारे आने वाले सपनों को बनाया जा सके। कहीं जेल कैम्प को कई लोग करे वोट कटवा पार्टी, तो क्या कहेंगे? वोट काटने का केवल काम किया है जेल कैम्प? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जेल कैम्प जो पार्टी है 6 महीना पहले बनी है, उसको वोट कटवा पार्टी आप नहीं बोल सकते। जिस तरीके से इनका एंट्री हुआ इस राज्य में भाषा आंदोलन और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के, क्योंकि इस राज्य में अभी देखिएगा तो 20-24 साल हो चुका है और इन 24 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में अब तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, जिसके कारण बाहर से आए हुए लोगों को इस राज्य में सरकारी, गैर सरकारी, ठेका पट्टा हर एक चीज़ों में बाहरी लोगों को नौकरी हो, चाहे प्राइवेट काम हो या फिर सरकारी पट्टा, हर एक चीज़ में बाहर के लोगों को, आप 90% लोगों को बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आदिवासी तो बहुत कम ही हैं। तो इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांके में से करीब 35 साल तक बीजेपी की लगातार एमएलए जीत करके आते रहे। अब रांची लोकसभा में देखेंगे तो संजय सेठ, आप हटिया विधानसभा में देखेंगे तो ये नवीन जायसवाल। तो ये लोग कहीं न कहीं अगर देखिएगा तो इन लोगों की मंशा कभी इस राज्य के लोगों के लिए कभी नहीं रहा है। जो मूल्य यहाँ के जो मूल्य इस राज्य के लोग हैं झारखंड के, उन लोगों के लिए कभी उनकी विचारधारा सही नहीं रही। अगर उनकी विचारधारा सही होती, इस राज्य में इन 24 सालों में 18 साल बीजेपी की भी सरकार रही है। आप एक काम नहीं बता सकते हैं कि इस राज्य के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, आदिवासी सरकार, आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए होता था, लेकिन इस राज्य के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के टाइगर जयराम महतो आए और उनको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उनकी बातों में एक बहुत गंभीरता है, पकड़ है, मुद्दे पे बात करते हैं, इसलिए उनकी तारीफ तो बनती है। बिल्कुल तारीफ तो बनती है, जैसा सुनील मुंडा ने कहा कि तारीफ तो बनती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बातों को उठाते हैं, कहीं न कहीं जो भीड़ जुटती है, कहीं न कहीं कई विधायकों के बराबर अकेले एक टाइगर हो हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जोहार, स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए चर्चा में। हम लोग बात करेंगे आज और एक झारखंड की राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाले, कहीं न कहीं पूरे देश में इन दिनों सुर्खियों में चल रहे टाइगर जयराम महतो के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी आंसू को रोका है और कहीं न कहीं आने वाला समय में इंडिया गठबंधन को हो सके रोक सकता है, जेएमएम को रोक सकता है, कांग्रेस को भी रोक सकता है, जिस तरीके से भाजपा को रोका है। तो फिलहाल क्या कुछ है कि जो कहानी है, उनके जो संघर्ष है, उन सभी संघर्षों को हम लोग जानेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी हैं सुनील मुंडा ना, तो हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो का। कहीं पूरे जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि टाइगर जयराम महतो इस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद एंट्री मारे हैं जी। उनको पहली बार लोकसभा चुनाव ये लड़े थे और करीब उनको 3,40,000 वोट मिला था। 3,40,000, जबकि इस राज्य में देखिएगा तो
पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी की 2 बड़ी पार्टी, उसके बाद इस राज्य में उनके साथ अलायंस में रहे आजसू पार्टी बीजेपी के साथ में, और कांग्रेस के साथ में जेएमएम और अन्य छोटी छोटी जो पार्टी थी, सभी मिल कर के भी टाइगर जयराम महतो को रोक नहीं पाए थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए, यानी गठबंधन करके बाकी पार्टियां लोकसभा चुनाव में लड़ रही थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो कहीं ना कहीं अकेले चुनावी मैदान पर थे लोकसभा में। जी, वो उनके नामों से वो बता दिए कि टाइगर का एंट्री हो गया है इस राज्य में। यानी केवल टाइगर नाम ही नहीं, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव भी देखने पड़ रहा है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। तो क्या कहेंगे, कितनी आबादी है कुर्मी समुदाय की? कि इस राज्य में ऐसा है कि किसी की भी यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या, इस राज्य को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, जिनकी सब संख्या अभी 26% माना जाता है। पिछले जो आदिवासियों की, हाँ, आदिवासियों की जनसंख्या गणना 2011 की जनगणना को अगर, हाँ, तो उस हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या 26% है, और महतो जो कम्युनिटी है, जो उनकी संख्या 15 से 16% है। तो क्या कहेंगे, जेकेएलएम में जिस तरीके से जयराम महतो नेता के रूप में उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं महतो समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर अब जानने लगेंगे? देखिए, उनसे पहले बहुत से नेता आए थे और अभी भी हैं, लेकिन उनका इस राज्य में बहुत कम समय में वो एक भाषा आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, और जो इस राज्य में अभी देखिएगा तो एक एमएलए बन गए हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी एक उनके लिए उपलब्धि, उनके पार्टी के लिए उपलब्धि है। हाँ, ये बिल्कुल उनके पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इतनी कम आयु में कहीं ना कहीं 29 साल के एज में इतना बड़ा पार्टी खड़ा करना, कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं इन दिनों सुर्खियों में है। टाइगर जयराम महतो, पूरा नाम है जयराम कुमार महतो, जो कहीं से चुनाव जीते हैं। जी जी। और बेबी देवी को जिस तरीके से उन्होंने हराया है, तुमरी विधानसभा में करीब 20 साल से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का उनका गढ़ माना जाता था जी। उनका वर्चस्व था। उन्होंने उस विधानसभा में अच्छा काम भी किए थे। आप जेएमएम की सरकार 2019 से 2000 जो अभी चल रहा है वर्तमान में, अभी तो चुनाव होकर के ख़त्म हुआ, नए पारी सेशन शुरू होने वाला है जी। उनमें देखेंगे तो एक खतियान की बात बहुत ज़ोरों से चल रही थी, और उनका उस खतियान में, इस राज्य को खतियान के आधारित पर लागू करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। नियोजन नीति हमेशा मांग करते रहते थे जी। उनकी गाड़ी का नंबर भी देखेंगे कि उनका 1932 का खतियान, और हमेशा वो अपना रुमाल भी रखते थे 1932 का खतियान, अपना जो गमछा रखते थे। तो उनका इस राज्य के प्रति प्रेम था, इस राज्य के लोगों के लिए सोचते थे। उस जगह पे टाइगर जयराम महतो का एंट्री, और उनके टाइगर जगन्नाथ महतो की कोरोना के समय इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद इनका जिस तरीके से इनका एंट्री हुआ इस राज्य में, भाषा आंदोलन और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के, वो भी 1932 की भी मांग कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो भी। हाँ, क्योंकि इस राज्य में अभी देखिएगा तो 20-24 साल होने को हो चुका है, और इन 24 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में अब तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, जिसके कारण बाहर से आए हुए लोगों को इस राज्य में सरकारी, गैर सरकारी, ठेका पट्टा, हर एक चीज़ों में बाहरी लोगों को नौकरी हो, चाहे प्राइवेट काम हो या फिर सरकारी पट्टा, हर एक चीज़ में बाहर के लोगों को बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दबदबा भी है। हाँ, दबदबा आज भी बना हुआ है। आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हम इस राज्य झारखंड के लोग को आप कम पाएंगे, और आदिवासी तो बहुत कम ही हैं।
तो इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के टाइगर जयराम महतो आए और उनको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उनकी बातों में एक बहुत गंभीरता है, पकड़ है, मुद्दे पे बात करते हैं, इसलिए उनकी तारीफ़ तो बनती है। बिल्कुल तारीफ़ तो बनती है, जैसा सुनील मुन्ना ने कहा कि तारीफ़ तो बनती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बातों को उठाते हैं, कहीं न कहीं जो भीड़ जुटती है, कहीं न कहीं एक नया टाइगर, कई विधायकों के बराबर अकेले एक टाइगर हो हैं क्या? सब बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले इतिहास को देखेंगे 2000 की बात, तो एक महतो, कुर्मी महतो की जाति में देखेंगे तो सुदेश महतो 2000 में वो पहली बार विधानसभा पहुँचे थे। उसके बाद उनका लगातार वर्चस्व बना रहा, करीब 20 साल तक वो 2019 तक मंत्री पद में भी रहे। हाँ, मंत्री पद में रहे, चाहे सरकार किसी की भी रही, वो लगातार इस राज्य में सरकार में रहे। काम हुआ नहीं हुआ अलग विषय है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं गलत नीति में उनका सहयोग था और इसी वजह से आज उनको नकार दिए यहाँ का लोग, यहाँ का पब्लिक। आप किसी को 5 साल 10 साल ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ताउम्र आप किसी को नहीं ठग सकते हैं। इन 20 सालों में आप देखिएगा कि यहाँ झारखंड की जनता थोड़ी समझदार हुई है, वो अच्छी तरह से जान रही, समझ रहे हैं कि किसको हमको वोट देना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे विचारधारा को, हमारे आने वाले सपनों को का झारखंड बनाया जा सके जी। उन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट किए हैं। यानी टाइगर जयराम महतो कहीं न कहीं सुदेश महतो, जो कहीं न कहीं महतो समुदाय के एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते थे, कहीं न कहीं उनको इस बार विधानसभा चुनाव में पछाड़ना, कहीं न कहीं जेल कैम्प की उपस्थिति में बीजेपी और आसू को दरकिनार होना, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। तो जिस तरीके से कहीं जेल कैम्प को कई लोग करे वोट कटवा पार्टी, तो क्या कहेंगे? वोट काटने का केवल काम किया है जेल कैम्प? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जेल कैम्प जो पार्टी है 6 महीना पहले बनी है, उसको वोट कटवा पार्टी आप नहीं बोल सकते हैं। उनकी 81 सीट में से 71 में शायद लड़े थे, 71 सीट, 71 विधानसभा में लड़े हैं। उनकी भले जयराम महतो अकेले जेल कैम्प पार्टी से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी टीम की अगर प्रदर्शन देखेंगे तो कहीं आप नहीं बोलेंगे कि आप जेल कैम्प जो है वोट काटवा पार्टी है या वोट काटा है जी। वो अपनी जगह बनाई है, अपना जेल कैम्प एक तरह से बोलिए तो अपना वर्चस्व आने वाले समय के लिए आगाज कर दिया है कि हम हैं और हमको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यानी इस बार विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी आसू को कहीं न कहीं इस बार पछाड़ने का काम किया है, तो क्या आने वाले समय में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस पार्टी है, जेएमएम है, इसको भी दरकिनार करने का काम करेगी? इस राज्य में या इस देश में देखेंगे आप जी, तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखती है। अपने आज भी लोग बोलते हैं कि जाति धर्म मायने नहीं रखता है, नहीं रखना चाहिए, लेकिन बोलना वो अलग चीज़ है और मन में अलग चीज़ होती है। ग्राउंड में भी वो दिखती है जी। आप अगर एनालिसिस करेंगे किसी भी पार्टी की, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जेल कैम्प पार्टी ही, आप जेएमएम को देखेंगे, आप बीजेपी की विचारधारा को देखेंगे, आप अगर इन चीज़ों को हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप शहरी क्षेत्र में देखिएगा तो बीजेपी के कोई भी जिसको ग्राउंड में जानता नहीं हो, उनको भी अगर बीजेपी टिकट दे देती है तो शख्स जीत करके विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है। कई एक उदाहरण है, रांची में ही बता दे सकते हैं। कांके विधानसभा है रांची का, बिल्कुल सटा हुआ। कांके में से करीब 35 साल तक बीजेपी की लगातार एमएलए जीत करके आते रहे। अब रांची लोकसभा में देखेंगे तो संजय सेठ, आप हटिया विधानसभा में देखेंगे तो ये नवीन जायसवाल। तो ये लोग
कहीं न कहीं अगर देखिएगा तो इन लोगों की मंशा कभी इस राज्य के लोगों के लिए कभी नहीं रहा है। जो मूल यहाँ के जो मूल्य इस राज्य के लोग हैं झारखंड के, उन लोगों के लिए कभी उनकी विचारधारा सही नहीं रही। अगर उनकी विचारधारा सही होती, इस राज्य में इन 24 सालों में 18 साल बीजेपी की भी सरकार रही है। आप एक काम नहीं बता सकते हैं कि इस राज्य के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, आदिवासी सरकार, आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए होता था, लेकिन इस राज्य के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। हमेशा अगर इस राज्य के लिए कुछ अच्छा काम होता तो इस राज्य में आज बीजेपी डेमोग्राफी बदलने की बात करती है। इस राज्य में यहाँ से बाहर के आए हुए लोगों का जमावड़ा, पूरे आप शहर में देखेंगे तो बड़ा बड़ा फ्लैट मॉल, परसेंटेज में निकालेंगे तब मुझे लगता है कि 0.05% भी नहीं होगा यहाँ के लोगों का। तो वो कौन लोग हैं और कैसे इस राज्य में आकर के बिजनेस व्यापार कमा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पे CNT SPT एक्ट जैसा कानून है उसके बावजूद भी। तो ये अब झूठ बोल करके आदमी को गुमराह करके जो बीजेपी इतने दिनों तक 18 सालों तक या सरकार चलाई, उसके बाद भी इस राज्य के लोगों का कोई भला नहीं हुआ। उन सब चीज़ों को इस राज्य के लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। फिलहाल क्योंकि ख़ास तौर पे पूरा कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक में एक नया बदलाव आना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार वोट किए हैं, कहीं ना कहीं एक वोट विचारधारा का वोट है। क्या लगता है? जी, विचारधारा की वोट है और झारखंडी अस्मिता का वोट है, झारखंड को बचाने का वोट। अगर आप बोलिएगा तो अब वह सरकार, इस राज्य की सरकार अकेले नहीं बना है, गठबंधन है। कोई अप्रत्यक्ष रूप से कोई चाह के भी ये किया, कोई उनका बिना सहमति से भी। मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, प्रचंड जीत बोल सकते हैं या आंधी बोल सकते हैं, इस तरीके से इतना इस राज्य में संघर्ष, करीब 50 सालों का संघर्ष हम बोल सकते हैं। क्योंकि इस राज्य में कितने लोग शहीद हुए, मरे कटे। मैं खुद आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय गुरुजी जो इस राज्य में, उनको दिसुम गुरु का उपाधि दी गई है, वो करीब 45-50 साल इस राज्य के लोगों के लिए लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। उनको जान से मारने की, गोली मारने की उनको सरकार द्वारा ऑर्डर दिया गया था। वो इस राज्य में दमनकारी साहूकारों से लड़ करके इस राज्य को, लोगों को बचाया। अगर आप देखेंगे कि अभी जो बहुत लोग बोलते हैं कि JMM की सरकार, हेमंत सोरेन सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी, अक्सर तो उनकी बातों को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इनके पीछे बहुत लंबी संघर्ष है, 50 सालों की संघर्ष मैं मानता हूं। शिबू सोरेन की पिताजी को कहीं न कहीं इस राज्य और के लिए आंदोलन करते थे, लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे, इसीलिए उनको मारा गया था जी। कई टुकड़ों में काट करके उनको फेंका गया था। और इन्हीं से उस समय ये स्टूडेंट थे माननीय गुरुजी, जैसा उनके बारे में मुझे जानकारी है, मैं वही सब बातों को बोल रहा हूँ। एक लंबी संघर्ष उनका शुरू होता है और लगातार 40-50 साल तक वो संघर्ष करते हैं इस राज्य के लिए। तो बहुत लंबा संघर्ष है उनका, और उतने लंबी संघर्ष के बाद आज अगर देखेंगे तो कभी 6 महीना से ज़्यादा उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। तो ये षड्यंत्र कौन लोग कर रहे थे? वो कौन लोग नहीं चाहते थे कि इस राज्य के लिए जो 50 साल संघर्ष किया, लड़ा, वो आदमी मुख्यमंत्री ना बना रहे।
यानी यहाँ पर जो संघर्ष करके जो बन रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का परिवार, चाहे वो दिसम गुरु शिबू सोरेन, काफ़ी संघर्ष किए, 55 साल संघर्ष करने के बाद अभी कहीं न कहीं सत्ता पर हैं जी। लेकिन कहीं न कहीं उनको कई बार सवाल उठाया जाता है कि वो राजघराने से आते हैं या फिर इस तरीके से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष रहा है वो कहना गलत होगा। फिलहाल जिस तरीके से जयराम महतो भी अभी उनका जो विधायक बनने से पूर्व जिस तरीके से स्कॉर्पियो में घूमते थे, एक कहीं ना कहीं टाइगर का छवि दिखने लगा है, और तो इसको भी उनको भी कई बार टारगेट किया जाता है कि वो भी चंदे के पैसे से या फिर कुछ पैसे से कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी, इस तरीके से तो हम लोग भी सुन रहे हैं कि हाँ। और काफिला भी उनका जब चलते हैं तो साउथ फिल्मों के हीरो की तरह उनके पीछे अभी विधायक बने हैं, लेकिन इनसे पहले आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले भी देखेंगे तो उनके पीछे एक काफिला चलता है। उसमें तो ये भी कहा जाता था कि बीजेपी फंडिंग कर रही है, आंसू फंडिंग कर रही है उनको बढ़ावा करने के लिए, तो क्या इस बार का जो विधानसभा चुनाव में उन लोगों का एक जवाब है, करारा जवाब है? हाँ, ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद आप बोल सकते हैं हाँ। कि कहीं ना बात तो चर्चा तो चल ही रहा था कि बीजेपी का बी टीम है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से उनका ये इस राज्य में जैसा उन्होंने 71 विधानसभा में चुनाव लड़ा जी और जितना उनका सीटें आई, जी 1 सीट ही जीत पाए, लेकिन उनका 16 सीटों पर मार्जिन जी उनका जिस तरीके से आया है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी का वो बी टीम है। यानी जेल कैम अब कहीं ना कहीं बीजेपी का बी टीम नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है इस विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से अब बीजेपी और आशू को कहीं ना कहीं रोकने का काम किए हैं टाइगर जयराम, कहीं ना कहीं अब वो जेल कैम जो है बीजेपी और आशू से बिल्कुल अलग विचारधारा का पार्टी है, जो कहीं ना कहीं झारखंड के अस्मिता और 1932 खतियान जैसे मुद्दे को उठा रही है। आप उनकी आंदोलन को अगर देखेंगे शुरू से जी तो 2021 आसपास में जी भाषा आंदोलन को लेकर के इनकी राजनीति शुरू हुई। वो संघर्ष किए रोड में से लेकर के हर एक राज्य, ये और कहीं ना कहीं हर एक राज्य में वो आंदोलन चलने लगा। जिस तरीके मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी धनबाद में, जी, रांची में भी हुई थी। तो उनकी जो है भाषा आंदोलन से वो निकले, भोजपुरी माघी अंगिका के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और ये प्रदर्शन इतना बड़ा बना कि आने वाला विधानसभा में इनका प्रभाव देखने को मिला। और कहीं ना कहीं और उसके बाद जिस तरीके से झारखंडी कौन की बात होने लगी, यहाँ की लोगों की पहचान की जब बात होने लगी, कहीं ना कहीं जयराम महतो ने जिस तरीके से भाषा को लेकर तो आंदोलन किया ही, और जिस तरीके से यहाँ के सवालों को जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि झारखंडी कौन, कहीं ना कहीं जब झारखंडी कौन का जब सवाल आता है तो यहाँ पे रहने वाला हर कोई अपने आप को झारखंडी कहता है, वो चाहे बिहार का हो वो भी झारखंडी कहता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो झारखंडी का क्या परिभाषा हो सकता है? झारखंड का ही नहीं, आप किसी भी राज्य में देखेंगे तो उसमें आपका उनका स्थानीय नीति, एक उनका डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल नीति, उन्हीं के आधार पर आप जानेंगे कि आप उस राज्य का व्यक्ति हैं। अभी हम 2-4 दिन पहले देख रहे थे एक वीडियो कि झारखंड से कुछ लोग बिहार में जाकर के बस गए हैं। उनको 15 नवंबर का दिन देख रहे हैं कि वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को वो लोग ये माला अर्पण या फिर उनकी याद को के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे थे। उसी में से कुछ जयंती मना रहे थे। उसी में कुछ लोग आए, गया जिला का बात है, कुछ लोग आए और इधर से जो झारखंड से जा कर के वहाँ पे कुछ लोग जंगलों को काट करके अपनी मेहनत से खेती बाड़ी करके जी रहे हैं। उन लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे आ कर के, झारखंड से आ कर के आप यहाँ आए हैं, आप मेहमान हैं, आप मेहमान के तौर पे रह सकते हैं, लेकिन इस राज्य में आप अभी आधार कार्ड बना लिए हैं, आप पैन कार्ड बना लिए हैं, आप राशन कार्ड बना लिए, आप इस राज्य के नहीं हो सकते हैं। उन लोगों ने बोला कि
इस राज्य के मुख्यमंत्री को बोल रहे थे कि आप अपने जो यहाँ पे हैं उन लोगों को ले जाएं। जी, जिला कलेक्टर के भी हाँ विरोध जी करने जी की बात हो जी, रही थी। इन लोगों को ले जाएं यहाँ से, क्योंकि इस राज्य में अगर वो रहेंगे तो हमारे आने वाले नौकरी या सरकारी अन्य चीज़ों में भी हमको लॉस होगा, उनका फ़ायदा इनको मिलेगा। तो उनका भारी विरोध किया गया था। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कहीं भी ये अगर उस राज्य का कोई व्यक्ति है तो उनका मूल्य पहचान उसका खतियान ही। जी, मूल पहचान खतियान है और कहीं न कहीं उसी को लेकर टाइगर जयराम महतो ने भी काफ़ी आवाज़ उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत बार सवाल उठाया जाता है कि 2000 से पहले झारखंड जो था पहले बिहार था, यही कारण है सवाल उठता है। लेकिन एक जवाब दिया था टाइगर जयराम महतो ने, वो उस जो जवाब दिया था उसको हम दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब बिहार नहीं था, यानी बिहार जब बंगाल में था, उस समय से यहाँ के झारखंड कहीं न कहीं झारखंड को तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो उस समय CNT कहीं न कहीं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, वही हमारा खतियान है, वही हमारा पहचान है। तो ये भी एक दस्तावेज है पहचान का। जी जी, ये मूल पहचान झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये तीनों चारों राज्य एक ही राज्य में थे, बंगाल जी। तो 1912 से जी 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 जी, और CNT एक्ट कानून 1908 में बना है। तो उसमें कहीं न कहीं झारखंड का जिक्र है, छोटा नागपुर का जी, जिक्र है। 1908 का मतलब है कि 1908 कानून जो बना था, ये देखिएगा तो हजारों आदिवासियों के संघर्ष और बलिदान की वजह से बना है। 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है और वो मात्र 25 साल इस दुनिया में रहे, और जितना दिन भी रहे उनकी कार्य, उनका संघर्ष इस राज्य, इस देश के लोगों के लिए रहा। और अथक प्रयास, अथक मतलब परिश्रम, अंग्रेज़ों के साथ एक तरह से देखिएगा तो जिनके शरीर में, जिनके तन में कपड़ा नहीं, जिनके पैर में चप्पल नहीं, वो लोग एक सरकार से लड़े जो सरकार के पास एक से एक आधुनिक हथियार, आदिवासियों के साथ पास में क्या था, एक तीर धनुष के अलावा, उसके बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसा लड़े कि अंग्रेज़ों को अगर बोला जाएगा कि अगर आदिवासी इस देश में अगर सबसे पहले अंग्रेज़ों का कोई विरोध किया, उनका सरकार रहते, तो आदिवासियों ने किया है। और बहुत संघर्ष चला, हजारों लोग लड़े, मरे, कट गए, शहीद हो गए, कौम के कौम ख़त्म हो गए। मतलब आप बोलेंगे कि जो CNT एक्ट कानून बना है, आदिवासियों का खून से सना हुआ CNT एक्ट कानून है, दस्तावेज है। यानी इन सभी बातों को कहीं न कहीं अभी वर्तमान जो वोटर हैं जान चुके हैं। यही कारण है कि कहीं न कहीं 2016 में जिस तरीके से रघुवर सरकार ने CNT का संशोधन किया था, यही कारण है कि BJP से उस समय से नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि आरक्षित सीटों से टोटल 1 सीट सिर्फ BJP को गया, बाकी सभी सीटों पर कहीं न कहीं JMM और कांग्रेस की जीत हुई। देखिए ये इसको आदिवासियों की जीत हुई आरक्षित सीटों से कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो था ही, लेकिन इस राज्य में, इस राज्य का जीत बोल सकते हैं जी। इस राज्य की आदिवासियों की भी जीत कहा जा जी रहा है। जी, आदिवासियों का जीत बोल सकते हैं। आखिर क्या कुछ कारण है कि आदिवासियों की जीत के तौर पर इसको कहा जाने लगा? इसलिए ये कहा जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि पिछले जो इन 20 सालों में सरकारें रही, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ इस राज्य के लोगों के लिए कि वो कहें कि हाँ हमारे लिए कुछ काम हुआ है। आप एक काम नहीं बता सकते हैं। आप देखें, धड़ल्ले से जिस तरीके से आदिवासी ज़मीन को बाहरी कहें या गैर आदिवासी कहें या जैसे भी लूट मचा है पूरे राज्य में। कहाँ से दस्तावेज बना करके भी जी, अब देखेंगे इस राज्य में जो बाहर की जनसंख्या है, वो लोग हर एक पोस्ट में भी वही लोग हैं। SP, DSP,
से लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो वकील भी वही लोग हैं। तब संविधान की परिभाषा आप दे सकते हैं कि संविधान है, संविधान को मानते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जब आप छोटा सा भी कोई काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इस राज्य में पूरे देश का यही हालत है। यानी ऐसे तो संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 के 5 में कोई भी कहीं भी रह सकता, बस सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे अनुसूचित क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में जो बाहरी आबादी आती है, तो सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासियों के परंपरा, संस्कृति, उनके ज़मीन को बचाने के लिए CNT SPT तो ही है जी। लेकिन आर्टिकल 19 के 5 में उल्लेख है, ये भी उल्लेख है कि एक नीति नियम बनाए जो आदिवासियों के ज़मीन और परंपरा, संस्कृति को बचाए।